अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा कुरैशी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। एक साइंटिस्ट था, उसने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस में से दरियाफ्त किया। किस में से दरियाफ्त किया? न्यूक्लियस में से दरियाफ्त किया। और जब उसकी नेचर को देखा तो उसने कहा इसकी नेचर एसिडिक नेचर है। इसी बेस पे उसने इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। जब हम न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन में 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 पे पेंटोज शुगर, नंबर 2 पे नाइट्रोजनस बेस, नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम कहते हैं जब हम कंपोजिशन देखते हैं न्यूक्लिक एसिड की तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 पे पेंटोज शुगर, नंबर 2 पे नाइट्रोजनस बेस, नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप। अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। पेंटोज शुगर को देखते हैं तो हम कहते हैं पेंटोज शुगर 2 तरह की हैं। कौन कौन सी? डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर। और इन दोनों में फ़र्क क्या है? राइबोज में से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगी डीऑक्सी राइबोज में, और डीऑक्सी राइबोज में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? राइबोज में। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। हमने कहा राइबोज शुगर है, इसमें कार्बन 1 पे क्या मौजूद है? हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है। कार्बन 2 पे भी हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है। कार्बन 3 पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है। कार्बन 4 पे हमने कहा इसमें हाइड्रोजन मौजूद है और कार्बन 5 पे इसके ऊपर CH2OH क्या है? मौजूद है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कार्बन 1 पे हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है। कार्बन 2 पे हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है। कार्बन 3 पे हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है। कार्बन 4 पे हाइड्रोजन है और कार्बन 5 पे CH2OH है। ठीक है। फर्क क्या है कि डीऑक्सी राइबोज में क्या होता है? राइबोज में से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, किसकी ऑक्सीजन? कार्बन 2 के हाइड्रोक्साइल ग्रुप की ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? डीऑक्सी राइबोज में। हम देखते हैं कार्बन 1 था, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है। कार्बन 2 पे हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई और इधर भी क्या है? हाइड्रोजन। कोई इसके अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं है, दोनों ही क्या है? हाइड्रोजन। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें से जो है ऑक्सीजन वो रिमूव हो गई है राइबोज में से। ठीक है। अगर हम कार्बन 3 देखें, इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है। अगर हम कार्बन अगर हम 4 देखें, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है। कार्बन 5 देखें, इसमें CH2OH मौजूद है। ठीक है। अब दोनों की स्ट्रक्चर में बस एक पॉइंट का डिफरेंस है। वो क्या है? राइबोज में कार्बन 2 पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है, जबकि डीऑक्सी राइबोज में कार्बन 2 पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद नहीं है, बल्कि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है और उसकी जगह हाइड्रोजन मौजूद है। आपको समझाने के लिए, अगर हम राइबोज में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो ये क्या बन गई? डीऑक्सी राइबोज। अगर इसमें ऑक्सीजन लिख दें तो क्या बन गई? हमने कहा राइबोज। इसके अंदर भी अगर ऑक्सीजन लिख दें, ये क्या बन गई? राइबोज। अगर इसमें से रिमूव कर दें, ये क्या बन गई? डीऑक्सी राइबोज। तो सिंपली सी बात है कि अगर राइबोज में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, निकल जाए, वो कन्वर्ट हो जाएगी डीऑक्सी राइबोज के अंदर। डीऑक्सी राइबोज में ऑक्सीजन ऐड हो जाए कार्बन 2 पे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी राइबोज के अंदर। ठीक है। ये तो था पेंटोज शुगर। 2 तरह की है। कौन कौन सी? डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर। अब हम देखते हैं नाइट्रोजनस बेस। हम कहते हैं टोटल जो नाइट्रोजनस बेस मौजूद हैं वो कितनी है? 5 नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं। कौन कौन सी? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा टोटल कितनी नाइट्रोजनस बेस मौजूद हैं? 5 नाइट्रोजनस बेस मौजूद हैं। कौन कौन सी? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। जो एडेनिन और गुआनिन है इसको हम कहते हैं प्यूरिन। और प्यूरिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल रिंग। इनके अंदर क्या मौजूद है? डबल रिंग मौजूद है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें, इनकी स्ट्रक्चर में डबल रिंग आता है, उसको कहते हैं डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है। वो कौन कौन सी है? एडेनिन और गुआनिन, और इनको हम कहते हैं प्यूरिन।
अगर हम देखें साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, इनको हम कहते हैं पाइरिमिडीन। और इनको पाइरिमिडीन क्यों कहते हैं? पाइरिमिडीन उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर सिंगल रिंग हो। क्या हो? सिंगल रिंग। हम कहते हैं ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इसके अंदर क्या मौजूद है? सिंगल रिंग मौजूद है। ठीक है, दोबारा रिपीट करें तो हमने कहा नाइट्रोजनस बेसिस कितनी हैं? टोटल 5 हैं। कौन कौन सी? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। एडिनिन और गुआनिन जो है इनको प्यूरिन कहते हैं। और प्यूरिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और जो साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल है इनको हम पाइरिमिडीन कहते हैं। और इनको पाइरिमिडीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क है। मैंने एक पेंटोज शुगर बनाई है सेंटर में। पेंटोज शुगर, एक तरफ नाइट्रोजनस बेस है, दूसरी तरफ फास्फेट ग्रुप अटैच है। यानी 3 चीजें मैंने लिखी हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। ठीक है, इधर भी देखें न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें इकट्ठी मौजूद हों तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, क्योंकि उसमें 3 चीजें मौजूद हैं। पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फास्फेट ग्रुप है। अगर इसमें से एक भी रिमूव हो जाए तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड नहीं कहेंगे और वो न्यूक्लिक एसिड नहीं बना सकेगा। ठीक है, तो हमने कहा जिसमें 3 चीजें मौजूद हों, कौन कौन सी? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप, उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड में से फास्फेट ग्रुप रिमूव हो जाए तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड में। दोबारा रिपीट करता हूं, हमने कहा न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फास्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अगर कह रहा है कि अब वो अगर न्यूक्लियोटाइड में से फास्फेट ग्रुप रिमूव हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक लाइन यहां लिखी है मैंने, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, जस्टिफाई। इसको जस्टिफाई करें। एक क्वेश्चन है कि वो कैसे डीएनए मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू किसकी निस्बत? हमने कहा आरएनए की निस्बत। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर है और ये आरएनए की स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए की स्ट्रक्चर में जो पेंटोज शुगर है वो कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज। नाम से जाहिर है डीएनए किससे निकला है? डीऑक्सीराइबोज से। और आरएनए में कौन सी है? राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर। ठीक है, हमने कहा जब डीएनए को देखा और हमें पता था कार्बन 2 पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या हो गया? वो रिमूव हो गया। अच्छा, एक पॉइंट का याद रखना है, जहां पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद होगा वहां से रिएक्शन होगा। क्या होगा? वहां पे रिएक्शन होगा। हमने कहा कार्बन 1 पे भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, कार्बन 2 पे नहीं है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और कार्बन 3 पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और कार्बन 5 पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। ठीक है, कार्बन 1 पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप था वहां पे नाइट्रोजनस बेस लग गई। कार्बन 5 पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप था वहां पे क्या? फास्फेट ग्रुप लग गया। अब कितने बच गए हाइड्रोक्साइल ग्रुप डीएनए के अंदर? क्योंकि शुगर थी डीऑक्सीराइबोज, कार्बन 2 पे तो वैसे ही नहीं था हाइड्रोक्साइल ग्रुप, कार्बन 3 पे सिर्फ एक बच गया हाइड्रोक्साइल ग्रुप। आरएनए की अगर बात करें तो हम कहते हैं आरएनए के कार्बन 1 पे क्या हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे क्या अटैच हो गया? नाइट्रोजनस बेस। कार्बन 5 पे क्या अटैच हो गई? फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया। कार्बन 2 और कार्बन 3 दोनों पे हमने कहा हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, मैंने शुरू में बताया कि जहां पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद होगा वहां से ये रिएक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा। हमने कहा डीएनए जो है इसके अंदर जो फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो 1 है, आरएनए में जो फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है जो बाकी हाइड्रोक्साइल ग्रुप थे वो कहाँ गए? हमने कहा एक पे नाइट्रोजनस बेस लग गई, एक पे फास्फेट ग्रुप लग गया। जो फ्री बचे में वो आरएनए में कितने हैं? 2 हैं और इसमें 1 है। इसमें 2 क्यों है? क्योंकि इसमें जो इसमें राइबोज शुगर है। और इसमें 1 क्यों है? क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है और इसमें कार्बन 2 में वैसे ऑक्सीजन रिमूव हो गई थी। ठीक है, और जिसमें ज्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप है तो इसका मतलब यह है वो ज्यादा रिएक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? वो ज्यादा रिएक्ट कर सकता है। तो अब इन दोनों में ज्यादा रिएक्ट कौन करेगा? हमने कहा आरएनए ज्यादा रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप ज्यादा है, इसमें 2 हैं और इसमें कितना है? 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप कम है वो कम
रिएक्ट करेगा, और जो ज़्यादा रिएक्ट करेगा वो लेस स्टेबल होगा, वो स्टेबल नहीं होगा, वो लेस स्टेबल होगा, और जो कम रिएक्ट करेगा वो मोर स्टेबल होगा। हमने कहा कम रिएक्ट कौन कर रहा है, डीएनए कम रिएक्ट कर रहा है, इसका रिएक्शन कम हो रहा है क्योंकि इसमें फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप सिर्फ एक है और आरएनए की निस्बत, ठीक है, आरएनए में फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप 2 हैं और वो ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, वो लेस स्टेबल है, ये लेस रिएक्ट कर रहा है, ये मोर स्टेबल है। इसी वजह से डीएनए जो है मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। ठीक है, आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो क्या था, न्यूक्लिक एसिड था, जिसमें मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड को क्यों कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, इसकी कंपोजिशन क्या है। हमने कंपोजिशन देखी, इसमें 3 चीज़ें मौजूद थी, कौन कौन सी, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और उसके बाद फास्फेट ग्रुप। हमने कहा पेंटोज शुगर को 2 में डिवाइड किया, किस किस में, डीऑक्सीराइबोज में और राइबोज में। नाइट्रोजनस बेस 5 होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन कहा क्योंकि ये डबल रिंग थी, और हमने साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल को हमने पायरिमिडीन कह दिया क्योंकि ये सिंगल रिंग थी। उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फ़र्क है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी, हमने कहा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फास्फेट ग्रुप। अगर न्यूक्लियोटाइड में से फास्फेट ग्रुप रिमूव हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, कौन कौन सी, पेंटोज शुगर और साथ नाइट्रोजनस बेस। फास्फेट ग्रुप मौजूद नहीं होता उसमें, अगर फास्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड के अंदर। और उसके बाद मैंने सवाल था कि डीएनए कैसे मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए, तो हमने कहा कि जिसमें हाइड्रोक्साइल फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, जिसमें कम होंगे वो कम रिएक्ट करेगा। जो ज़्यादा रिएक्ट करेगा वो लेस स्टेबल है, जो कम रिएक्ट करेगा वो मोर स्टेबल है। जब हमने काउंट किया तो हमने कहा कार्बन 1 पे और कार्बन 5 पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप थे, एक पे नाइट्रोजनस बेस लग गई, एक पे फास्फेट ग्रुप लग गया दोनों के अंदर। और जो कार्बन 2 और कार्बन 3 के जब हमने हाइड्रोक्साइल ग्रुप को काउंट किया, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज है, शुगर जो है डीऑक्सीराइबोज, और उस शुगर के अंदर कार्बन 2 में से हाइड्रोक्साइल ग्रुप में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई थी और उसमें भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप कितना बच गया, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप फ्री बच गया। जबकि आरएनए के अंदर राइबोज पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप कार्बन 2 पे भी है, कार्बन 3 पे भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन जो आरएनए में 2 फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं, डीएनए में 1 है फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप। जिसमें ज़्यादा है हाइड्रोक्साइल ग्रुप वो मोर रिएक्टिव है, और जिसमें कम है हाइड्रोक्साइल ग्रुप वो लेस रिएक्टिव है। जो लेस रिएक्टिव है वो मोर स्टेबल है, और जो मोर रिएक्टिव है वो लेस स्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।